मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम सतत आवेश वितरण पढ़ चुके हैं। उसमें रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पहले क्वेश्चन देखेंगे जो उनके ऊपर आधारित है। अच्छा क्वेश्चन है और मैग्नेटिज्म में भी इस क्वेश्चन को दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अपनी बुक में उदाहरण है 2.4। एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन में हमें एक वलय दे रखी है, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उस वलय पे स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। उसके केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो वलय, इसकी रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल आर। इस वलय पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश। अब इस वलय के केंद्र O से इसकी अक्ष पर स्मॉल एक्स दूरी पे हमें एक बिंदु P लेना है। बिंदु P, इस बिंदु P पे इस वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यदि ये वलय नहीं होती और कोई बिंदु होता केवल जिसपे प्लस क्यू आवेश हो, तो हम डायरेक्ट E निकाल सकते थे। E बराबर क्यू आवेश के कारण x दूरी पे फॉर्मूला क्या होता है कि Q अपॉन R स्क्वायर, यानी दूरी x है तो x स्क्वायर। लेकिन अब हमें वलय दे रखी है तो वलय पे एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें समाकलन विधि से P बिंदु पे इस वलय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए वलय पे हम इसके व्यास के सम्मुख दो अल्पांश ले लेते हैं। एक अल्पांश नीचे dl और एक अल्पांश ऊपर dl। इस अल्पांश पे आवेश हम मान लेते हैं, यहां भी dq आवेश है और यहां भी dq आवेश है। अब सबसे पहले हमें अल्पांश के कारण इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे तो इस पूरी वलय के कारण P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अल्पांश dq को बिंदु P से मिला देते हैं। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो यहां ले लेते हैं स्मॉल r। ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये स्मॉल r है तो ये भी होगी स्मॉल r। तो इस अल्पांश dl और इस अल्पांश dl इन दोनों के कारण हमें P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है पहले। तो यदि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर, यानी इधर आएगी E1 नाम दे देते हैं ऊपर वाले के कारण। अब इस अल्पांश के कारण हम निकालें विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, तो ये होगा DE2 G। अब यहां पे हमें इनके बीच की दूरी भी दे रखी है, विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है। तो विद्युत क्षेत्र का यदि हम मान निकालें
तो अल्पांश dl इसको 1 ले लेते हैं के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा dE1 बराबर KQ/R²। K का मान तो फिक्स रहता है, Q का मान यह कितना लिया है dQ अल्पावेश अपॉन इनके बीच की दूरी R तो R²। इसको समीकरण 1 बना देंगे। ऐसे ही अल्पांश dl जिसको 2 मान लेते हैं नीचे वाले को, के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा dE2 बराबर, देखो यहां भी आवेश dQ है, इनके बीच की दूरी है स्मॉल r, तो यहां भी फॉर्मूला होगा हमारा k dQ/R²। ये होगी समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं dE1 बराबर है k dQ/R², dE2 बराबर k dQ/R²। तो दोनों में राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर, यानी समीकरण 1 व 2 से dE1 dE2 के बराबर हो जाएगा, dE1 बराबर dE2। अब डायग्राम में देखो dE1 की दिशा है बाहर की ओर और dE2 की दिशा, तो दोनों की दिशा अलग अलग है लेकिन दोनों का परिमाण समान है, तो इन्हें हम घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो घटकों में विभाजित करने का तरीका तुम्हें पता ही है, यहां हम थीटा ले लेते हैं। मान लो ये वाली रेखा यहां से थीटा बना रही है, तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो नीचे वाली भी कितना होगा थीटा। इधर ये इसका सम्मुख कोण, ये थीटा, ये इसका सम्मुख कोण, ये भी क्या होगा थीटा। अब dE1 और dE2 को हम घटकों में विभाजित करते हैं, तो dE1 के यदि हम 2 घटक करें तो थीटा की तरफ घटक हमेशा क्या आता है कोस, तो dE1 का इस अक्ष पे घटक आ जाएगा dE1 कोस थीटा। यदि dE1 कोस थीटा ऊपर आ रहा है तो इसी क्वाड्रेंट में जस्ट इससे 90 डिग्री पे इसका साइन थीटा घटक आएगा dE1 साइन थीटा। तो dE1 को हमने तो घटकों में विभाजित कर लिया, थीटा की तरफ इसका घटक dE1 कोस थीटा और जस्ट इससे 90 डिग्री पे dE1 साइन थीटा। ये पहले पढ़ चुके हैं कि इधर कोस थीटा क्यों आता है, इधर साइन थीटा क्यों आता है। अब हम ये 2 घटक काम में लेंगे, इसको काम में नहीं लेंगे। ऐसे dE2 पे यदि हम घटक करें तो थीटा की तरफ इसका घटक भी क्या होगा कोस के साथ आएगा, dE2 कोस थीटा। और जस्ट इसी क्वाड्रेंट में, यहां पे इसी क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा dE2 साइन थीटा। इससे देखो फायदा क्या होगा, जो dE1 साइन थीटा और dE2 साइन थीटा है ये दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में बिल्कुल विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो केवल 2 घटक होंगे dE1 कोस थीटा और dE2 कोस थीटा। ये दोनों घटक एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी इन दोनों अल्पांशों के कारण यदि हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो वो dE1 कोस थीटा और dE2 कोस थीटा के योग के बराबर होगा। अब यदि हम इस डायग्राम को देखें, इस पूरी वलय के कारण हमें वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है P बिंदु पे, तो इस वलय पे बहुत सारे अल्पांश होंगे और उन सभी अल्पांशों के कारण P बिंदु पे जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उन सब में यही कंडीशन आएगी कि उनके 2 घटक होंगे, एक घटक साइन थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा,
वो कोस थीटा वाला जुड़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस वलय के कारण बिंदु P पे यदि हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो वो सभी अल्पांशों के कोस घटक के योग के बराबर होगा। ये लिख सकते हैं हम। अतः वलय पर उपस्थित समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान DE कोस थीटा के योग के बराबर होगा। अर्थात E बराबर हम लिख सकते हैं समाकलन ऑफ सरफेस DE कोस थीटा। क्योंकि देखो DE1 DE2 के बराबर है तो इसे हम DE के इक्वल भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जितने भी हम अल्पांश लेंगे तो वो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे, उनका परिमाण सबका एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो यहाँ से DE1 और DE2 और DE3 और सबको हमने DE मान लिया तो E बराबर हमें समाकलन करना है DE कोस थीटा। अब DE1 DE2 DE के इक्वल है, उसका मान है K dQ अपॉन R स्क्वायर। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप DE1 या DE2 जो DE के इक्वल है उनकी वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से E बराबर आ जाएगा समाकलन ऑफ S K dQ अपॉन R स्क्वायर कोस थीटा। तो यहां से हमें एक समीकरण मिला जिसकी सहायता से हम इस वलय के द्वारा P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सारा आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल समझ रहा है। जो आपको नोट्स मिलेंगे इमेज फॉर्मेट में जस्ट इस वीडियो के नीचे, तो वहां से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। एक सेक्शन में तो शायद ये हो चुका है, एक में नहीं हुआ है, तो वो वहां से कॉपी से नोट कर लें। देखो इसको अब आगे सोल्व करें तो E बराबर हमारे पास आ गया समाकलन S, K को बाहर लेते हैं क्योंकि K का मान होता है 1/4/ε0, वो नियत रहता है तो उसको बाहर ले लिया। dQ अपॉन R स्क्वायर कोस थीटा, इसको समीकरण 3 बना देते हैं। समीकरण तो देखो यहाँ पे हमें ना तो dQ की वैल्यू पता है और ना ही कोस थीटा की वैल्यू पता है। थीटा भी हमने माना है, dQ भी माना है। तो यदि मान ले कि इस वलय का रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि वलय में केवल परिधि होगी, यानी इसको हम छड़ की तरह मान सकते हैं जिसको मोड़ा गया हो r त्रिज्या में, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व यदि हम लैम्बडा मान ले तो यदि वलय का रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा हो तब dQ बराबर क्या लिख सकते हो, लैम्बडा इंटू dl। क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व हमने पढ़ा था, लैम्बडा बराबर क्या होता है dQ अपॉन dl, एकांक लंबाई पे उपस्थित आवेश लैम्बडा होता है। तो यहां से dQ निकालेंगे, वो आ जाएगा लैम्बडा dl, यानी dQ का मान हम यहां यूज कर सकते हैं लैम्बडा dl। इसी तरह कोस थीटा यदि हम निकालें चित्र से, देखो ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये होगा कर्ण और ये होगा आधार। जस्ट थीटा के सामने हमेशा ये लंब रहेगा, जो 90 डिग्री पे आ रहा है ये आधार और ये कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार हमारे पास है x
और कर्ण हमारे पास है आर। तो चित्र से कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर। अब ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 में ई बराबर, ये पहले बाहर है, समाकलन करना है सरफेस का, डी क्यू की जगह आएगा लैम्बडा डी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा का मान एक्स अपॉन आर। यहां से हम लैम्बडा भी बाहर ले सकते हैं, ई बराबर के लैम्बडा, समाकलन एस किया जाएगा डी एल अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। अब यह डायग्राम में देखो, जो x की वैल्यू है ओ बिंदु से x, ये भी चेंज नहीं हो रही, फिक्स है। एक बार जो शुरुआत में हमने वैल्यू ली वही रहेगी। जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर भी नहीं बदल रहा, क्योंकि इस अल्पांश से जितने भी यहाँ अल्पांश होंगे उन सबकी बिंदु P से दूरी रहेगी स्मॉल आर, और यदि बिंदु P से दूरी स्मॉल आर रहेगी तो ये दोनों नियत हो जाएंगे। इनको भी हम बाहर ले सकते हैं। तो के लैम्बडा एक्स अपॉन आर क्यूब, हमें समाकलन करना पड़ेगा केवल डीएल। तो देखो डीएल का यदि हम समाकलन करें तो डीएल का है वलय की परिधि पे। अब इसका छोटा सा अल्पांश भाग डीएल है, तो आर त्रिज्या यदि वलय की हो तो पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। यानी यहां काम पे ले सकते हैं वलय के लिए समाकलन ऑफ डीएल बराबर 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि वलय की त्रिज्या ले रखी है कैपिटल आर। तो वैल्यू आ जाएगी ई बराबर के लैम्बडा एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। तो इस समीकरण में अभी लैम्बडा भी हमने यहां से माना था, लैम्बडा की वैल्यू हमें निकालनी है इस पूरी वलय के लिए, क्योंकि हमारा आंसर एक्स और आर के रूप में आना चाहिए फाइनल आंसर। तो वलय के लिए लैम्बडा बराबर आप लिख सकते हो, इसके ऊपर कुल आवेश है क्यूब और इसकी कुल लंबाई है 2 पाई आर। रेखीय आवेश घनत्व में दो रूप में पढ़ा है कि यदि अल्पांश दे रखा हो तो डी क्यू अपॉन डीएल, और यदि पूरी सरफेस पे आवेश क्यू हो तो आवेश क्यू अपॉन उस सरफेस की लंबाई, और यहाँ वलय की परिधि होगी 2 पाई आर। तो यहाँ लैम्बडा की जगह हम रख सकते हैं लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो देखो ये समीकरण हो जाएगा ई बराबर के लैम्बडा का मान क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। तो यहां से 2 पाई आर से 2 पाई आर हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अब ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर भी हमने माना था कि अल्पांश की बिंदु P से कितनी दूरी है स्मॉल आर। इस स्मॉल आर को भी हमें स्मॉल एक्स और कैपिटल आर के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर इन दोनों के रूप में देना है। तो चित्र से हम कह सकते हैं, चित्र से देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो आर स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर स्मॉल आर इसका वर्गमूल लेने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इस आर की वैल्यू को यहां रखेंगे तो इस पूरी पे पावर आ जाएगी 3।
देखो यहां से जो E का मान है वो आएगा E बराबर KQX अपॉन, इस स्मॉल r की जगह हमें ये स्मॉल r की वैल्यू रखनी है, तो इस पे पावर है 3, तो यहाँ भी पावर कितनी आएगी 3, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ जाता है इसका फाइनल आंसर। यानी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वलय कैपिटल R त्रिज्या की वलय, इसकी केंद्र से अक्ष पे स्मॉल x दूरी पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू का ध्यान रखना है। जो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है आंसर में फाइनल में वो ही होनी चाहिए, उनके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन और लेते हैं कि यदि x इज ग्रेटर देन r हो, यानी इस x का मान इसकी त्रिज्या की तुलना में हम बहुत ज्यादा ले लें, तो उस कंडीशन में r स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, क्योंकि r स्क्वायर इससे बहुत कम हो जाएगा x स्क्वायर से। तो E बराबर KQX अपॉन, इसको 0 कर देंगे तो x स्क्वायर की पावर 3/2। और यदि हम इसको सोल्व करें आगे तो ये आएगा E बराबर KQX अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा KQX अपॉन x क्यूब, एक x से x स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ गया E बराबर KQ अपॉन x स्क्वायर। यानी देखो जब स्मॉल x का मान कैपिटल R से बहुत अधिक होगा तो उस कंडीशन में हम इस वलय को एक बिंदु मान सकते हैं। यानी हमें एक बिंदु दे रखा है जिसका आवेश है प्लस क्यू, उससे स्मॉल x दूरी पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, तो उसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना होता है KQ अपॉन x स्क्वायर, और यहां से भी वही रिजल्ट आ रहा है। यदि वलय को इस x को हम r से ज्यादा नहीं माने तो फिर कंडीशन से हमारा फॉर्मूला आता है E बराबर KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल दे रखा है 2.5, वो आपको खुद सॉल्व करना है, हो जाएगा। उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, x की वैल्यू दे रखी है, वहां x की वैल्यू रख के फॉर्मूला आप रखोगे तो E का मान आ जाएगा। वहां उस क्वेश्चन में E के बाद में विद्युत क्षेत्र विद्युत बल ज्ञात करा है, तो विद्युत बल होता है F बराबर QE, यानी जो भी E का मान आएगा उसको आप Q से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका उन दोनों गोला और एक वलय दे रखी है उनके बीच में बल का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप स्वयं प्रैक्टिस करना।